बेसिकली फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस, आर्गुमेंट एंड पैरामीटर, जैसे कि डिफॉल्ट पैरामीटर, पोजिशनल पैरामीटर, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एंड स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो ये कुछ टॉपिक होगा जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग 2-3 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन बेसिकली क्या होता है? एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। मतलब एक अगर हम कोड की बात करें तो ब्लॉक ऑफ कोड बेसिकली क्या होता है? मल्टीपल लाइंस होते हैं जो किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इस फंक्शन को हम जहां पर भी चाहें दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर हम चाहें कि एक जगह हमने फंक्शन क्रिएट किया और वो कहीं पर यूज हो जाए, तो हम इस तरह से कोड को रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम फंक्शन की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने फंक्शन पढ़ा भी है, जैसे कि लेन फंक्शन हो गया, इनपुट फंक्शन है, प्रिंट है, मीन है, मैक्स है, टाइप फंक्शन हमने पढ़ा था। ऐसे ही लिस्ट, स्ट्रिंग वगैरह से रिलेटेड फंक्शन हमने काफी सारे पढ़े थे। तो ये बेसिकली जो फंक्शन है इसका हम लोग एज इट इज प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो फंक्शन का दो टाइप होता है। एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन जनरली वो फंक्शन होता है जो पाइथन लैंग्वेज में पहले से डिफाइन किया गया है। प्री डिफाइंड फंक्शन जिसको हमें एज इट इज यूज करना होता है, उसके लिए हमें किसी भी तरह के स्टेटमेंट लिखने की नीड नहीं होती है अलग से। सिर्फ हम लोग डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो इवैल फंक्शन, लेन फंक्शन, इंट, फ्लोट और एनी फंक्शन, जो भी हम लोग आज तक फंक्शन पढ़े हैं बेसिकली, वो सारे ही फंक्शन क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है किसी सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये टास्क जो है, ये फंक्शन बेसिकली यूजर के द्वारा हम क्रिएट करते हैं और इसका अलग पर्पस होता है। जैसे कि जिस फंक्शन के लिए जो टास्क परफॉर्म करने के लिए जनरली हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं। मतलब हमें डिफाइन करना होता है जिसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शन था। अब बात आती है कि किसी भी फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। नेम द फंक्शन एंड स्पेसिफाइज व्हाट टू डू व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर्स द फंक्शन डेफिनेशन until the function is called। मतलब क्या है कि फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो बेसिकली हम लोग फंक्शन का नाम देते हैं, और नाम के साथ साथ हम कुछ कोड लिखते हैं जो एक्चुअली फंक्शन जो है वो टास्क परफॉर्म करता है। और टास्क कब परफॉर्म करेगा? जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। सिर्फ डिफाइन करना अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, हमें फंक्शन को उसके लिए कॉल भी करना होता है। जब तक हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक क्या है कि फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पाइथन इंटरप्रेटर उस फंक्शन को इग्नोर करेगा। नेक्स्ट है कॉलिंग अ फंक्शन। कॉलिंग द फंक्शन एक्चुअली परफॉर्म्स द स्पेसिफाइड एक्शन विद द इंडिकेटेड पैरामीटर। कहने का मतलब है कि जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो अगला स्टेप होता है फंक्शन को कॉल करना। और जब फंक्शन कॉल करते हैं तो मतलब क्या है कि उस फंक्शन जब कॉलिंग के टाइम में ही एक्चुअल टास्क परफॉर्म किया जाता है फंक्शन के द्वारा।
देखते हैं कि फंक्शन डिफाइन कैसे किया जाता है। अगर हम फंक्शन डिफाइन करने की बात करें, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेफ कीवर्ड। यानी डेफ कीवर्ड का यूज करके हमें किसी फंक्शन को डिफाइन करना होता है। डेफ कीवर्ड के साथ हमें लिखना होता है फंक्शन का नाम। और फंक्शन का नाम डिफाइन करने में भी बेसिकली जो आइडेंटिफायर का रूल होता है कि फर्स्ट लेटर हम डिजिट नहीं लिख सकते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर हमारा अंडरस्कोर साइन या फिर अल्फाबेट होना चाहिए। तो वही सारा रूल यहाँ पर फॉलो होता है जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि फंक्शन को जो हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन के बाद यहाँ पर कॉलन है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगा उससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये फंक्शन डिफाइन किया गया है कि हेलो फ्रॉम अ फंक्शन प्रिंट करे। तो इसमें हमने फंक्शन दिया है और फंक्शन के साथ फंक्शन की हमने ब्लॉक दे दी, फंक्शन का स्टेटमेंट दे दिया। और जैसे ही फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, तो फंक्शन कॉल करने के लिए हमें कुछ इस तरह से लिखना होता है, फंक्शन का नाम और उसके बाद पैरेंथेसिस। तो जैसे ही इस तरह से होगा, कंट्रोल वापस ट्रांसफर होगा फंक्शन के पास, और फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट डिफाइन किया गया होगा उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म किया जाएगा। तो ये फंक्शन डिफाइन करने का प्रोसेस था। नेक्स्ट इसके अंदर दो चीजें हैं जिसे हम, जैसे आर्गुमेंट की बात आती है। आर्गुमेंट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो फंक्शन में हम पास करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने फंक्शन क्रिएट किया है, तो फंक्शन के बीच में सिर्फ इस तरह से फंक्शन के बाद नाम के बाद लिखा हुआ है पैरेंथेसिस, बट इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दी है। कई बार फंक्शन ऐसा भी होता है कि उसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन पास करना होता है। तो बेसिकली ये आर्गुमेंट जो होता है, ये इनसाइड द पैरेंथेसिस हम लोग डिफाइन करते हैं, आर्गुमेंट का नाम लिखते हैं। और जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन में एक ही आर्गुमेंट हो, मोर देन वन आर्गुमेंट भी हो सकते हैं। और हर एक आर्गुमेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा यूज करते हैं। दो टर्म आता है, एक है फॉर्मल पैरामीटर और एक है एक्चुअल पैरामीटर। तो बेसिकली फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर्स आर वैल्यू सप्लाइड टू द फंक्शन व्हेन इट इज इन्वोक्ड और कॉल्ड। यानी कि हम जैसे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन कॉल करने के टाइम में हमें कुछ वैल्यू पास करनी होती है, और वो वैल्यू होती है एक्चुअल पैरामीटर। ऐसे ही फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है कि जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो फंक्शन डिफाइन करने के टाइम में जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के इनसाइड, जिसके थ्रू हम लोग कुछ वैल्यू दे सके, उसे फॉर्मल पैरामीटर बोला जाता है। और जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फंक्शन कॉल करने के बाद क्या है, जैसे ही फंक्शन की बॉडी कॉल हो रही है, तो उस टाइम पे इसके साथ ये वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर को पास हो जाती है, ताकि उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो सके। हाँ, एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें डेफ कीवर्ड का यूज करके फंक्शन को डिफाइन किया गया है। फंक्शन का नाम है फंक्शन वन, और इसमें एक पैरामीटर है x। बेसिकली ये फंक्शन डेफिनेशन है जिसमें फंक्शन वन नाम से एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है, और इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट x। यानी फंक्शन वन को जब भी हम कॉल करेंगे, तो इसमें हमें एक पैरामीटर पास करने की जरूरत होगी, और वो पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर के नाम से जाना जाता है। जब भी फंक्शन कॉल होगा, तो फंक्शन कॉल होने के बाद कंट्रोल जो ट्रांसफर होगा वो फंक्शन डेफिनेशन पे ट्रांसफर होगा। और यहाँ से क्या है कि फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। जितनी बार कॉल होती है उतनी बार फंक्शन डेफिनेशन पे कंट्रोल ट्रांसफर होता है और आउटपुट निकलता है।
यहाँ पर जैसे फर्स्ट टाइम में क्या है, फंक्शन 1 कॉल हो रहा है और मैसेज दिया हुआ है फर्स्ट कॉल टू फंक्शन। तो फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद फंक्शन 1 के पास कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। प्रिंट एक्स, यानी एक्स की एक्स जो है वो हमारा फॉर्मल पैरामीटर है और इसमें हम एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल टू फंक्शन यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही दूसरी बार जब फंक्शन कॉल होगा, तो दूसरी बार फंक्शन कॉल होते ही फिर से स्टेटमेंट जो है फंक्शन 1 कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा और प्रिंट एक्स, यानी कि प्रिंट एक्स में जो वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में जो हम लोग एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन में फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर को समझ सकते हैं। ये ध्यान रहे कि जितनी बार हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करने में क्या होता है कि जैसे जैसे हम कॉल करते हैं, जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार कंट्रोल फंक्शन डेफिनेशन पे ट्रांसफर होता है और उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। इसमें फंक्शन आर्गुमेंट एक्स से फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट जो है वो फर्स्ट कॉल टू फंक्शन है, फर्स्ट टाइम में जब कॉल हो रहा है, और सेकंड कॉल टू फंक्शन है जब सेकंड टाइम में कॉल हो रहा है। दूसरा अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो दूसरे एग्जांपल में क्या है, एक फंक्शन बनाया हुआ है डेफ कीवर्ड का यूज करके और फंक्शन का नाम है ऐड, जिसमें हम लोग दो वैल्यू पास कर रहे हैं, दो फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यू है ए और बी। यानी कि जब भी हम लोग ए बी की वैल्यू पास करेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ए प्लस बी। तो ए बी की वैल्यू जो भी होगी फिर ए बी को सम करके वैल्यू रिटर्न करेगा आउटपुट में। नेक्स्ट है ऐड 7 9, यानी पहली बार हम लोग ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वैल्यू 7 है और 9 है। तो 7 9 ये वाला स्टेटमेंट जैसे ही कॉल होगा फर्स्ट टाइम ऐड, तो कंट्रोल ट्रांसफर होगा ऐड स्टेटमेंट पे और इस बार ए बी की वैल्यू है 7 9, तो 7 प्लस 9 यानी 16। तो पहली बार में 16 प्रिंट हो जाएगी, दूसरी बार में 10 15 है, तो 10 15 जब कॉल होगा तो 10 प्लस 15 की वैल्यू यहाँ पर 25। इसी तरह से 20 20 और 25 जब ऐड होगा तो यहाँ पर 45। तो इस तरह से क्या है कि मल्टीपल वैल्यू भी आर्गुमेंट में हो सकते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न कीवर्ड। अब तक तो हमने यही देखा है कि फंक्शन में जब भी हम लोग कॉल कर रहे हैं तो कॉल करने के बाद उससे रिलेटेड स्टेटमेंट की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब यहाँ पर अगर रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से देखें, तो रिटर्न कीवर्ड में बेसिकली क्या होता है कि जब रिटर्न कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं तो उस टाइम पे उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू होती है, यानी ऐड फंक्शन यहाँ डिफाइन किया गया है और ऐड फंक्शन जैसे ही कॉल होगी तो यहाँ से क्या है, ऐड फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा और रिटर्न क्या करेगा, ए प्लस बी। लेकिन ये रिटर्न किसको करेगा, यहाँ पर कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये वैल्यू जो रिटर्न लिखा हुआ है यानी रिटर्न मतलब जिसने आर्गुमेंट दिया है, जिसने पैरामीटर पास करी है एक्चुअल पैरामीटर, उसको रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। In Python, result keywords is used in function to specify the value that the function will return when it is called। यानी कि जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है उसको स्पेसिफाई करता है रिटर्न कीवर्ड। When a function is executed, it may perform some computation or operation and the result can be sent back to the caller using the return statement। जो मैंने बताया कि जब कभी भी हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है फंक्शन डेफिनेशन पे
उसके बाद जैसे यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, तो रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते ही यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म होगा, कंप्यूटेशन परफॉर्म होगा और जो रिजल्ट है वो बैक दे दिया जाएगा किसको, तो जो स्टेटमेंट को, मतलब जो स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट को कॉल किया है। तो इस तरह से रिटर्न स्टेटमेंट काम करता है। नेक्स्ट है, अगर रिटर्न स्टेटमेंट की बात करें तो रिटर्न स्टेटमेंट मल्टीपल तरीके से वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे पहला तरीका क्या है, रिटर्निंग अ वैल्यू, यानी सिंपल एक वैल्यू रिटर्न होती है जब भी हम लोग फंक्शन को रिटर्न करते हैं। When you want to return a specific value from the function, you can use the return statement followed by the value you want to return. यानी जब भी हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करना होगा तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट के बाद क्या करना है, उस वैल्यू को लिखना है जिसको हम लोग रिटर्न में चाहते हैं। नोट में है, द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग इमीडिएटली आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड एंड वैल्यू विल बी पास्ड बैक टू द कॉलर। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ही है कि इस स्टेटमेंट में जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आ रहा है तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टॉप हो रहा है फंक्शन का, और फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप होते ही उसका जो रिजल्ट है वो कॉलर स्टेटमेंट को ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली यही चीज नोट में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यू। पाइथन स्टेटमेंट क्या है कि कई बार मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करने का ऑप्शन भी देता है। जैसे इस एग्जांपल में देखा जाए तो एक फंक्शन है गेट कोऑर्डिनेट्स के नाम से, जिसको हमने डिफाइन किया है। इसमें क्या है कि x की वैल्यू 10 डिफाइन कर दी है, y की वैल्यू 20 डिफाइन कर दी है। तो इसमें जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करते ही जैसे रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते ही कॉलर स्टेटमेंट को वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। द फंक्शन रिटर्न्स 10, 20 एंड द वैल्यू आर अनपैक्ड इनटू द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है कि हमने कोऑर्डिनेट में जो यहाँ पर वैल्यू डिफाइन की है ये 10 और 20 डिफाइन की है। तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू यहाँ पर 20 रिटर्न हो गई। अब 20 वैल्यू जैसे ही 10 और 20 रिटर्न होगी तो यहाँ पर क्या है, 10 और 20 दोनों ही x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट वाली स्टेटमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि वो वैल्यू अनपैक हो जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएगा। x की कोऑर्डिनेट x रिटर्न की जाएगी और y की कोऑर्डिनेट y रिटर्न की जाएगी। तो इस तरीके से मल्टीपल वैल्यू हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। तीसरा है रिटर्निंग नन। रिटर्निंग नन कब होता है, इफ अ फंक्शन डज नॉट हैव रिटर्न स्टेटमेंट और हैज अ रिटर्न स्टेटमेंट विदाउट एनी वैल्यू, इट इम्प्लिसिटली रिटर्न्स नन। यानी कि या तो किसी फंक्शन में जब रिटर्न स्टेटमेंट ना हो या फिर रिटर्न स्टेटमेंट हो बिना वैल्यू के, तो उस केस में क्या है, नन वैल्यू रिटर्न होगा। नन क्या है, एक स्पेशल कांस्टेंट है पाइथन में जो अब्सेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ एग्जांपल है डेफ डू समथिंग और प्रिंट में दिया हुआ है डू समथिंग। यानी कि जब भी हम लोग डू समथिंग फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डू समथिंग फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। डू समथिंग फंक्शन एग्जीक्यूट होते ही उसके अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पर क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हमने जो फंक्शन को कॉल किया है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है रिजल्ट नाम के
वेरिएबल में। तो ये वैल्यू जब रिटर्न नहीं हो रही है तो इस केस में रिटर्न क्या करेगा, यानी कि नन रिटर्न होगा क्योंकि अब्सेंस ऑफ वैल्यू है। प्रिंट रिजल्ट मतलब प्रिंट रिजल्ट से क्या होगा, इट विल प्रिंट नन। तो इस तरह से नन रिटर्न भी होता है जब पाइथन फंक्शन पाइथन रिटर्न स्टेटमेंट के अब्सेंस में या फिर रिटर्न स्टेटमेंट अगर विदाउट वैल्यू हो, तो दोनों ही केस में यहाँ पर नन रिटर्न होता है। नेक्स्ट है अर्ली एग्जिट विथ रिटर्न। अर्ली एग्जिट विथ रिटर्न का मतलब क्या है कि कई बार फाइनल रिटर्न जो होता है उससे पहले कोई वैल्यू, कोई कंडीशन जो हो वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब फंक्शन टर्मिनेट हो जाए अगर एंड पे ना पहुंचे उससे पहले। यू कैन यूज द रिटर्न स्टेटमेंट टू एग्जिट अ फंक्शन अर्ली इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट। यानी कोई पर्टिकुलर ऐसा कंडीशन आ जाए जहां हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि रिटर्न स्टेटमेंट हम ऐसे जगह पर लिखें जहां से क्या है प्रोग्राम एंडिंग तक पहुंचने से पहले टर्मिनेट हो जाए। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है डेफ डिवाइड ए बी, यानी इसमें जो फॉर्मल पैरामीटर है वो ए बी दिया हुआ है। अब जब भी बी इक्वल टू जीरो हो, यानी जीरो के केस में क्या है कि बी की वैल्यू जब जीरो होगी तो जीरो से हम किसी नंबर को जनरली डिवाइड नहीं करते हैं, ये एक्सेप्शन जनरेट कर देता है। तो हम चाहते हैं कि कोई यूजर अगर वैल्यू जीरो टाइप कर दे तो उस केस में क्या है कि रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से प्रोग्राम का टर्मिनेशन हो जाए। तो इसलिए इफ स्टेटमेंट के अंदर बाय चांस अगर किसी यूजर ने बी की वैल्यू जीरो दे दी तो रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से अर्ली एग्जिट हो जाए और यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। और अगर जीरो नहीं हो तो उस केस में क्या है, अगली वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए क्या, तो रिटर्न में a डिवाइडेड बाई b होना चाहिए। मतलब यहाँ पर b जीरो होगा तो उसकी कंडीशन है उसको हम टर्मिनेट कर रहे हैं रिटर्न फंक्शन की हेल्प से, रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से। और अगर b जीरो के बराबर नहीं है तो डिवाइड करके वैल्यू हमें मिलना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम में डिवाइड को कॉल कर रहे हैं, तो डिवाइड फंक्शन को जब डिवाइड फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू है a की 10 और b की 2। तो इस केस में वैलिड है, यानी 10 से जब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं b नॉट इक्वल टू जीरो तो ट्रू है, यानी कि b नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इस केस में क्या है कि कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अगर b इक्वल टू जीरो होता तो कंडीशन ट्रू होता, लेकिन यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट इस केस में एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इससे क्या हो रहा है, अगला रिटर्न स्टेटमेंट ये वैल्यू रिटर्न हो रही है और रिटर्न जैसे ही होगी तो रिटर्न ए बी यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो ये रिजल्ट इस स्टेटमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा और वैल्यू यहाँ पर आएगी 5.0, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपल डिवीजन जो है वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। नेक्स्ट दूसरी बार में रिजल्ट जो है, रिजल्ट फंक्शन अगर कॉल हो रहा है तो इस केस में b की वैल्यू जीरो है और जब b की वैल्यू जीरो होगी तो इस केस में क्या है, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इट मींस ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न स्टेटमेंट कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग प्रोग्राम में स्टेटमेंट को अर्ली एग्जिट के लिए भी यूज करते हैं, अर्ली टर्मिनेशन के लिए भी यूज करते हैं। The return statement is a powerful tool that enables function to produce results and pass data back to the calling code। यानी रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को एग्जैक्ट वैल्यू दे रहे हैं और जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो डेटा कॉलिंग कोड को बैक मिल जा रहा है।
तो इस तरीके से क्या है कि रिटर्न स्टेटमेंट पाइथन प्रोग्राम में काफी यूजफुल है। स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, generally the scope of a variable refers to the region of the program where the variable is accessible। कहने का मतलब क्या है कि स्कोप, अगर किसी वेरिएबल के स्कोप की बात करें तो स्कोप का मतलब होगा कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जिसके अंदर किसी प्रोग्राम में हम वेरिएबल को एक्सेस कर सके। द स्कोप डिटरमाइंस वेयर द वेरिएबल इज क्रिएटेड, मॉडिफाइड एंड यूज। यानी कि जो वेरिएबल का स्कोप है वो मेनली ये बताता है कि वेरिएबल कहाँ क्रिएट किया गया है और इसको मॉडिफाई कहाँ कर सकते हैं, यूज कहाँ कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिफाइन करता है। हम बात करते हैं ग्लोबल स्कोप की। जनरली दो तरह का स्कोप होता है, एक ग्लोबल स्कोप, एक लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप, variables defined outside of any function or block have a global scope। ग्लोबल स्कोप का मतलब है कि ऐसा वेरिएबल जो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर डिफाइन नहीं किया हुआ है, ब्लॉक में डिफाइन नहीं किया हुआ है, ये आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन किया है। और जब आउटसाइड द फंक्शन डिफाइंड होगा तो वो पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होगा, यहाँ तक कि हम लोग फंक्शन के इनसाइड भी ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। To create a global variable, you define it at the top level of your Python script or module। जैसे कि हम कोई फंक्शन अगर डिफाइन करते हैं तो फंक्शन के ऊपर भी सबसे पहले पाइथन प्रोग्राम के टॉप पे हम लोग इसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल में भी आप देख रहे होंगे x इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, और x इक्वल टू 10 जो है वो आउटसाइड द फंक्शन है। आउटसाइड द फंक्शन बोले तो ये जो हमने दो फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन फंक्शन वन, इसके बाहर है। यानी कि ये टॉप ऑफ द प्रोग्राम है और आउटसाइड द फंक्शन है, तो इसको हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, इंटायर प्रोग्राम में भी एक्सेस कर सकते हैं। जो हमने फंक्शन का वैल्यू दिया है ग्लोबल वेरिएबल का, वेरिएबल का वैल्यू हमने दिया है 10, और हमने इस 10 को कहीं और पे डिफाइन नहीं किया है, कहीं और डिफाइन नहीं है, सिर्फ हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। हमने दो फंक्शन डिफाइन किया, एक फंक्शन हमारा है डेफ और फंक्शन को हमने लिखा है func, दूसरे में है फंक्शन वन। तो पहला फंक्शन है, इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है और प्रिंट में हमने x दिया है, यानी कि x की वैल्यू प्रिंट करेगा। जब भी हम लोग इस फंक्शन में फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन के इनसाइड क्या है, प्रिंट x लिखा हुआ है, यानी x की वैल्यू को प्रिंट करेगा। ऐसे ही दूसरा फंक्शन है, दूसरे फंक्शन में भी सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, प्रिंट x। और हम जान रहे हैं कि x जो है वो फंक्शन के अंदर हमने कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है, हमने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में डिफाइन किया है। और दोनों फंक्शन को एक एक करके हम लोग कॉल कर रहे हैं। पहले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल होते ही क्या होगा, जहां पर हमने फंक्शन डिफाइन किया है कंट्रोल वहां ट्रांसफर हो जाएगा और उससे रिलेटेड स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जब प्रिंट एक्स एग्जीक्यूट करेगा तो एक्स से रिलेटेड वैल्यू कहाँ है, जो वेरिएबल हमने आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन किया है। यानी कि यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया जा रहा है इनसाइड द फंक्शन। सेम है, इस केस में आउटपुट 10 आ जाएगा। दूसरी बार जब दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो फंक्शन एग्जीक्यूट करते ही फंक्शन के इनसाइड का स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और इस प्रिंट स्टेटमेंट में जो x की वैल्यू है वो फर्दर ग्लोबल वेरिएबल से ले रहा है। इसमें भी हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल जो है वो इनसाइड द फंक्शन एक्सेस हो रहा है। तो हमने यहाँ पर यही देखा कि ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं
और पूरे प्रोग्राम में हर जगह यूज कर रहे हैं इंक्लूडिंग इनसाइड द फंक्शन। तो इस तरह से ग्लोबल स्कोप किसी वेरिएबल का डिसाइड होता है जब हम किसी फंक्शन को आउटसाइड द ब्लॉक डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है लोकल स्कोप। किसी वेरिएबल का स्कोप लोकल तब होता है जब हम लोग फंक्शन को इनसाइड द ब्लॉक डिफाइन करते हैं। They are accessible only within the function where they are defined. Local variables are created when the function is called and destroyed when the function returns. Local variable जो है मतलब local variable यानी कि जिसका स्कोप लोकल हो, वो वेरिएबल जो है फंक्शन के अंदर यानी फंक्शन ब्लॉक में क्रिएट किया जाता है और जैसे ही फंक्शन वैल्यू रिटर्न करती है तो फंक्शन जो है उस वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है और फंक्शन के अंदर वेरिएबल है y इक्वल टू 5। तो y जो है यहाँ पर लोकल वेरिएबल है क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है। अब प्रिंट y यानी जो y की वैल्यू है वो प्रिंट होगी। अब हम लोग जब यहाँ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन कॉल करने में क्या हो रहा है कि कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है जहां हमने फंक्शन डिफाइन किया है। अब यहाँ से क्या है कि जैसे ही फंक्शन का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ से y की वैल्यू 5 लेगा जो हमने लोकली डिफाइन किया है और प्रिंट कर देगा y की वैल्यू। तो इस केस में हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो y की वैल्यू प्रिंट हो रही है, y की वैल्यू 5 है। अब y की वैल्यू जो है आउटसाइड द फंक्शन एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि इसको हमने ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया है। इन केस अगर हम ब्लॉक के बाहर प्रिंट स्टेटमेंट लिख दें, प्रिंट y लिख दें, तो ये एरर जनरेट करेगा क्योंकि आउटसाइड द फंक्शन ये वेरिएबल जो है लोकल वेरिएबल वो अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट है जो कि हमें ध्यान रखना होता है। When local variable and global variable have different names, global variable can be accessed inside the function. जैसे कई बार क्या होता है कि आउटसाइड द फंक्शन तो हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो लोकल वेरिएबल होता है, इनसाइड द फंक्शन जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो आउटसाइड द फंक्शन ग्लोबल होता है, इनसाइड द फंक्शन लोकल होता है। लेकिन कई बार हमने उस वेरिएबल को विद इन द ब्लॉक विद इन द फंक्शन अगर डिफाइन नहीं किया है और अगर डिफाइन भी किया है वेरिएबल को तो उसका नाम अलग है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो ग्लोबल वेरिएबल है उस नाम से हम लोग वेरिएबल यूज कर सकते हैं और उस केस में ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एक्सेस हो जाएगी। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि एक हमने वेरिएबल दिया है a इक्वल टू 10 जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। फिर हमने डिफाइन किया है एक फंक्शन और फंक्शन में x इक्वल टू 20 लोकल वेरिएबल है। जब हम लोग रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं यानी एक हमारे पास ग्लोबल फंक्शन है, एक हमारे पास लोकल फंक्शन है और हमने स्टेटमेंट लिखा है y इक्वल टू एक्स प्लस ए। तो जो x है वो लोकल वेरिएबल यानी कि लोकल फंक्शन में अवेलेबल है विद इन द ब्लॉक, लेकिन a अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, a की वैल्यू जो है वो ग्लोबल वेरिएबल से एक्सेस हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो रिजल्ट कंप्यूट होगा। यहाँ पर रिजल्ट कंप्यूट होने के बाद लिखा हुआ है रिटर्न y। तो यानी y की वैल्यू जो भी होगी वो इस रिटर्न स्टेटमेंट पे यहाँ रिटर्न हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटेशन करने के बाद हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा जिसके अंदर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब ये जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, अभी तक तो इसका कोई मतलब नहीं है, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल फंक्शन के डेफिनेशन पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ से x को एक्सेस कर रहा है जो कि लोकल वेरिएबल है
और यहाँ पे रिजल्ट कंप्यूट कर रहा है y इक्वल टू एक्स प्लस ए, यानी x की वैल्यू 20 अवेलेबल है, लेकिन a की जो वैल्यू है वो अवेलेबल नहीं है इनसाइड द ब्लॉक। तो आउटसाइड द ब्लॉक जो ग्लोबल वेरिएबल है वहां से इसकी वैल्यू एक्सेस कर रहा है, यानी 20 प्लस 10 अब रिटर्न हो रहा है। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो 30 प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से जब हम देखें कि ग्लोबल वेरिएबल अवेलेबल है और लोकल वेरिएबल अगर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में ग्लोबल वेरिएबल जो है वो एक्सेस हो जाएगा इनसाइड द फंक्शन। Next step, when local and global variable have same name, priority is given to local copy of variable. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू 10 हमारा क्या है, इसमें a एक ग्लोबल वेरिएबल है और उसके बाद हमने लिखा है डिफाइन फंक्शन, तो इसमें a की वैल्यू हमने दी है 20 और ये एक लोकल वेरिएबल है। अब जब हम लोग y इक्वल टू 20 प्लस a लिख रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो a की वैल्यू है वो वैल्यू लोकल वेरिएबल में जो स्टोर्ड है, मतलब लोकल वेरिएबल है, वो यहाँ पर यूज होगा। क्योंकि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल जब दोनों ही सेम नेम से हो, तो इस केस में क्या होता है कि लोकल वेरिएबल की प्रायोरिटी दी जाती है। लोकल वेरिएबल इस केस में क्या होगा, यूज किया जाएगा। a की वैल्यू 10 है ग्लोबल में और 20 है लोकल में, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसका आउटपुट जो आ रहा है 20 और प्लस लोकल वेरिएबल यूज करके 20, यानी कि टोटल 40। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास सेम नेम से ग्लोबल और लोकल दोनों वेरिएबल है, तो ग्लोबल वेरिएबल से ज्यादा प्रायोरिटी लोकल वेरिएबल की होती है। नेक्स्ट है लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इन पाइथन डिपेंड्स ऑन इट्स स्कोप, यानी कि जो वेरिएबल का लाइफ टाइम है वो उसके स्कोप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ग्लोबल वेरिएबल होगा तो थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर लोकल वेरिएबल होगा तो लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है वो सिर्फ विद इन फंक्शन अवेलेबल होगा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल काम कर रहा है। जैसे पहला एग्जाम्पल है g इक्वल टू 100, तो इसमें जो g है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं डेफ f1। अब इसमें क्या है, एनी चेंजेस मेड टू लोकल कॉपी ऑफ वेरिएबल g will not be reflected on global copy of variable g। मतलब हम लोग अगर लोकल में जो इस ब्लॉक में अगर g की वैल्यू कुछ भी चेंज करें तो वो ग्लोबल में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जहां पर भी ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस होगा तो ग्लोबल वेरिएबल में g की जो वैल्यू 100 है वही एक्सेस होगी। अब यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है g इक्वल टू 200, तो यानी एक तो हमारे पास g जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, दूसरा g जो है वो लोकल वेरिएबल है। लोकल में g की वैल्यू है 200। अब इसमें लिखा हुआ है g इक्वल टू g प्लस 10, तो g इक्वल टू g प्लस 10, इसमें क्या होगा कि 200 में 10 ऐड होगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल g जो है ये अपडेट हो जाएगा। और अगर प्रिंट जो होगी g की वैल्यू प्रिंट होगी तो इस केस में 210 प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है, जो प्रिंट स्टेटमेंट ग्लोबल वैल्यू को एक्सेस करेगा, क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट आउटसाइड द फंक्शन है। तो आउटसाइड द फंक्शन है, इस केस में क्या होगा, प्रिंट जो होगा ग्लोबल वैल्यू प्रिंट होगा, यानी 100। इस केस में F1 कॉल हो रहा है, तो F1 कॉल होने से क्या होगा कि फंक्शन डेफिनेशन के पास कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है और उसके अंदर के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो बेसिकली ये जो प्रिंट यहाँ पर जी कर रहा है वो
लोकल वेरिएबल वाला जी हो रहा है किसकी वजह से, तो ये जो फंक्शन है इसकी वजह से। नेक्स्ट प्रिंट जी है, यहाँ पर भी ग्लोबल वेरिएबल एक्सेसिबल है। तो अगर हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखें, यहाँ पर पहला प्रिंट जी है, इस केस में ग्लोबल वेरिएबल एक्सेसिबल है 100। दूसरी बार में F1 जो कॉल हो रहा है, तो F1 फंक्शन को कॉल करने पर फंक्शन का जो भी वैल्यू है, जो भी स्टेटमेंट दी गई है, उसके आधार पे यहाँ वैल्यू जनरेट होगी और 200 प्लस 10 या 210 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तीसरी बार जो प्रिंट जी लिखा हुआ है, इसमें भी क्या है, आउटसाइड द फंक्शन है, इस केस में भी 100 प्रिंट होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का स्कोप कहां पर है। दूसरा एग्जांपल दिया गया है, इसमें लिखा है वेर इक्वल टू 40, यानी वेर नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 40 है। हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और इस फंक्शन में क्या है कि हमने लिखा है वेर इक्वल टू 20, यानी कि इसमें हमने एक लोकल वेरिएबल भी क्रिएट कर दी, और वेर प्लस इक्वल टू 1, यानी जो लोकल कॉपी है वेरिएबल का उसमें इंक्रीज होगा 1 और ये वैल्यू प्रिंट होगी जब हम लोग फंक्शन 1 को कॉल करेंगे। जब फंक्शन 2 को कॉल करेंगे तो फंक्शन 2 में क्या है, प्रिंट वेर, और प्रिंट वेर के केस में आप ध्यान से देखो तो इसमें हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। तो जब वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं किया है तो प्रायोरिटी जो है वो ग्लोबल वेरिएबल को मिलेगी और फंक्शन 2 के केस में ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस होगा, यानी कि इस केस में वैल्यू जो है ये 20 है, सॉरी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू 40 है यहाँ पर। अब प्रिंट फंक्शन जो है, प्रिंट फंक्शन कैसे काम करेगा तो उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट टाइम में लिखा हुआ है प्रिंट वेर। प्रिंट वेर यानी प्रिंट फंक्शन जो है वो वेरिएबल के आउटसाइड है, यानी लोकल वेरिएबल एक्सेस होगा इस केस में, तो इसका आउटपुट 40 है। दूसरी बार में क्या है कि जो फंक्शन 1 है, फंक्शन 1 जब भी कॉल होगा तो फंक्शन 1 इसका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा फंक्शन 1 के डेफिनेशन पे। अब यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है वेर 20, तो वेर 20 इस केस में क्या है कि 20 वेरिएबल यूज हो रहा है और वेर प्लस इक्वल टू 1, यानी 20 प्लस 1 21। तो इस केस में जो इस प्रिंट स्टेटमेंट से वैल्यू प्रिंट हो रही है 21 आ रही है। नेक्स्ट फिर से हम लोग लिख रहे हैं प्रिंट वेर। प्रिंट वेर इस केस में क्या है कि फिर से ये आउटसाइड द फंक्शन है, तो इस केस में ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस होगा यानी कि 40। नेक्स्ट है fun2। fun2 यानी इसको जब हम लोग कॉल कर रहे हैं तो इस केस में क्या है कि फंक्शन 2 के अंदर कोई भी लोकल वेरिएबल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया जाएगा। तो ग्लोबल वेरिएबल जब एक्सेस होगा फिर इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि फंक्शन 2 जो है वो 40 एक्सेस कर रही है, यानी 40 प्रिंट होगा इस केस में। लास्ट में जो प्रिंट स्टेटमेंट है प्रिंट वेर, तो प्रिंट वेर फिर से ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा और इसकी वैल्यू 40 प्रिंट होगी। तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जो हमारा वेरिएबल है उसका स्कोप कहाँ पर है, ग्लोबली है या फिर लोकली है। नेक्स्ट टॉपिक है पासिंग लिस्ट एज आर्गुमेंट टू फंक्शन। कहने का मतलब कि जैसे हम लोग आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं वेरिएबल के फॉर्म में, उसी तरह से हम लोग लिस्ट को भी पास कर सकते हैं आर्गुमेंट की तरह। The original copy of list is passed to the function, that is if any change is made at any index in the list inside function, it is reflected in original list. This is because list is mutable data type in Python.
When you pass a list as argument to the function, you are actually passing a reference to the list rather than a copy of the list. कहने का मतलब कि हम लोग लिस्ट का यूज करके आर्गुमेंट में हम लिस्ट भी पास कर सकते हैं। और लिस्ट अगर हम पास करेंगे इसका मतलब क्या है कि लिस्ट की ओरिजिनल वैल्यू पास हो रही है। और जब लिस्ट की ओरिजिनल वैल्यू पास होगी तो उससे क्या होगा, लिस्ट जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप कंसीडर कर रहा है। लिस्ट म्यूटेबल टाइप का होता है और जब भी हम लोग लिस्ट पास करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं। इसलिए क्या है कि ओरिजिनल लिस्ट में मॉडिफिकेशन हो जाती है। जब भी हम लोग लिस्ट को दोबारा से एक्सेस करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो ओरिजिनल लिस्ट हमें मॉडिफाइड मिलेगा। As a result, any changes made to the list within the function will be reflected in original list outside the function. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमने क्या किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है मॉडिफाई लिस्ट के नाम से और आर्गुमेंट दिया है सम लिस्ट। अब सम लिस्ट डॉट अपेंड हम लोग लिख रहे हैं फंक्शन डेफिनेशन के इनसाइड। सम लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन हमने बेसिकली 11th में पढ़ा था, 11th के सिलेबस में। अपेंड फंक्शन क्या करता है कि एक किसी वैल्यू जो भी हम लोग अपेंड करना चाहते हैं वो लिस्ट के लास्ट में ऐड होता है। और दूसरा यहाँ पर क्या है, सम लिस्ट, और इसके 0th इंडेक्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। इसका मतलब जब भी हम लोग मॉडिफाई लिस्ट वाली फंक्शन को एक्सेस करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि एक तो लिस्ट में लास्ट में एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा 4 और जो 0th इंडेक्स पे लिस्ट की एलिमेंट है वो चेंज होकर के लिखी जाएगी मॉडिफाइड। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, माय लिस्ट मतलब हमने एक लिस्ट डिफाइन किया और फिर मॉडिफाइड लिस्ट को हम लोग कॉल कर रहे हैं, मॉडिफाई लिस्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसमें हम लोग एक्चुअल पैरामीटर पास कर रहे हैं 1 2 3, यानी माय लिस्ट पास कर रहे हैं और माय लिस्ट की वैल्यू 1 2 3 है। अब जब भी ये फंक्शन कॉल होगी तो फंक्शन कॉल होते ही मॉडिफाई लिस्ट फंक्शन डेफिनेशन पे कंट्रोल ट्रांसफर होगा और इस केस में क्या है, लिस्ट में हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट थी 1 2 3, तो इसमें लास्ट में एक एलिमेंट हो जाएगा ऐड पहले स्टेटमेंट से। दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, जो 0th इंडेक्स है, 0th इंडेक्स यानी फर्स्ट वैल्यू, तो इसकी जगह यहाँ पर वैल्यू चेंज होकर के आ जाएगा मॉडिफाइड। मतलब अब लिस्ट की जो फाइनल वैल्यू हो गई वो हो गई मॉडिफाइड 2 3 4, यानी कि अब जो लिस्ट प्रिंट किया जाएगा, प्रिंट माय लिस्ट, तो इससे आउटपुट क्या आएगा, मॉडिफाइड 2 3 4। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि हमने जब लिस्ट को पास किया है तो लिस्ट पास करने में क्या हो गया कि ओरिजिनल लिस्ट में मॉडिफिकेशन हो गई। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो लिस्ट है वो लिस्ट ओरिजिनल मॉडिफाई हो रही है और इसको हम लोग अगर ग्लोबली कहीं बाहर आउटसाइड द डेफिनेशन भी अगर प्रिंट कर रहे हैं तो मॉडिफाइड लिस्ट प्रिंट हो रही है। However, if you assign a different list to a variable inside the function in Python, it will create a new local variable that is separate from any variables outside the function. This local variable will only exist within the scope of function and changes made it won't affect original list outside function. मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने एक ऐसी लिस्ट बना दी है जो कि फंक्शन के डेफिनेशन में अलग लिस्ट है और हम लोग जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो एक अलग लिस्ट है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ओरिजिनल लिस्ट में ऐसा जो है उस लिस्ट का यूज नहीं हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन मॉडिफाई लिस्ट की है
और इसमें सम लिस्ट यानी सम लिस्ट जो है वो पास हो रहा है। अब सम लिस्ट क्या है? सम लिस्ट इक्वल टू 10 20 30 यानी असाइन अ न्यू लिस्ट टू द लोकल वेरिएबल। हमने क्या किया है कि नए लिस्ट को डिफाइन कर दिया है लोकल वेरिएबल में। अब यहाँ पर क्या है कि प्रिंट हो रहा है इनसाइड द फंक्शन सम लिस्ट। अगर हम यहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होना चाहिए कि 10 20 और 30 ये वाली लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि माई लिस्ट, अब यहाँ से हमने दूसरा लिस्ट डिफाइन कर दिया। तो दूसरा लिस्ट डिफाइन करने के बाद हम जो कॉल कर रहे हैं तो कॉल करने टाइम में भी आर्गुमेंट दे रहे हैं हम माई लिस्ट की। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो फंक्शन के इनसाइड है ये तो लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल का स्कोप जो है वो विद इन फंक्शन ही है। मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि ये लिस्ट, जो लिस्ट हमने सम लिस्ट बनाया है तो नई लिस्ट का यहाँ पर कोई यूज नहीं हो रहा है क्योंकि हम माई लिस्ट जो है वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। अब इस केस में क्या है कि मॉडिफाई लिस्ट जब ये कॉल होगा तो ऑलरेडी हमें पता है कि लिस्ट की जो वैल्यू है वो मॉडिफाई हो चुकी थी और मॉडिफाई होने के बाद ये ग्लोबली एक्सेस होगा। यानी ओरिजिनल लिस्ट जो हमने फंक्शन में दिया था उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जो हमारे पास ग्लोबली जो लिस्ट एग्जिस्ट कर रहा था वो लिस्ट हमें आउटपुट में यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि इस लिस्ट का फंक्शन डेफिनेशन में ही सिर्फ मतलब है। इस लिस्ट में यहाँ पर मॉडिफाई लिस्ट जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। और ये लिस्ट चूंकि पहले प्रोग्राम में मॉडिफाई हो चुका था ऑलरेडी, इसलिए इसका आउटपुट और नेम चूंकि सेम ही है माई लिस्ट, तो इस केस में क्या है ग्लोबल फॉर्म में जो माई लिस्ट एग्जिस्ट कर रहा था मॉडिफाइड वर्जन मॉडिफाइड 234 ये लिस्ट यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब नेक्स्ट है ग्लोबल कीवर्ड। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं और फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो क्या होता है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जनरली जो वेरिएबल होती है वो लोकल वेरिएबल होती है। मतलब फंक्शन के अंदर होगा तो लोकल वेरिएबल होगा और उसका स्कोप भी जो होता है वो लोकल होता है। अगर फंक्शन के बाहर होगा तो ग्लोबल वेरिएबल होता है और उसका स्कोप जो होता है वो इंटायर प्रोग्राम में होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं फंक्शन को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि कोई ऐसा फंक्शन जिसको फंक्शन के इनसाइड हमने क्या किया है डिफाइन किया है और उसको चाहते हैं कि पूरा प्रोग्राम में हम यूज करें, तो हम लोकल वेरिएबल में ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके फंक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए बेसिक सिंटैक्स है कि जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है उसके पहले ग्लोबल कीवर्ड का यूज कर दो। जैसे यहाँ पर अगर हमने दिया है ग्लोबल वेरिएबल इक्वल टू 10, ग्लोबल वेर हमने लिखा है 10, उसके बाद क्या है डेफ मॉडिफाई ग्लोबल। अब मॉडिफाई ग्लोबल यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि इसके अंदर जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है ग्लोबल वेरिएबल तो उसके अंदर यूज किया है ग्लोबल कीवर्ड। और ग्लोबल कीवर्ड यूज करने से क्या होता है जो लोकल वेरिएबल है वो भी ग्लोबल बन जाती है। और इस केस में क्या है कि ग्लोबल वेरिएबल इक्वल टू 20, कहने का मतलब कि आउटसाइड द प्रोग्राम ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू 10 थी और इनसाइड द फंक्शन हमने ग्लोबल वेरिएबल को क्या किया यहाँ पर बना दिया, लोकल को ग्लोबल बना दिया। तो लोकल को जैसे ही ग्लोबल बनाया तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल का नाम सेम है तो ये वैल्यू अपडेट हो गई। अब इससे क्या होगा जब भी मॉडिफाई ग्लोबल नाम का फंक्शन कॉल होगा तो इस केस में जो ग्लोबली एग्जिस्ट करती है जो पहली वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, जो मॉडिफाइड वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रिंट होगी। क्योंकि हमेशा आपको पता है कि कभी भी जो
ग्लोबल वैल्यू होती है बाहर, उसके कंपैरिजन में लोकल का स्कोप जो होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। और यहाँ चूंकि लोकल ही ग्लोबल बन गई, तो इस केस में क्या होगा, इसका वैल्यू जो है वो मॉडिफाई होगा, और इसका हम आउटपुट अगर देखें तो आउटपुट जो जनरेट होगा वो होगा 20। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लोकल वेरिएबल को भी ग्लोबल बना सकते हैं ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक टॉपिक, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स पास टू अ फंक्शन। मतलब हम लोग जो फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते हैं वो डिफरेंट तरीके का आर्गुमेंट होता है। जरा हम उसके बारे में देखें कि किस किस तरह से आर्गुमेंट पास हम कर सकते हैं। पहला है पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो फर्स्ट पैरामीटर को रेफर करता है और सेकंड आर्गुमेंट सेकंड पैरामीटर को, एंड सो ऑन। कहने का मतलब कि अगर जब हम लोग कोई भी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो फंक्शन डिफाइन करने में हमने डेफिनेशन के टाइम पे जितना आर्गुमेंट पास किया है उतना ही कॉलिंग के टाइम में भी पास होना चाहिए। यहाँ पर हम अगर एग्जांपल देखें तो ऐड नाम का जो फंक्शन है इसमें हमने दो आर्गुमेंट पास किया है, ए और बी। ए और बी दो आर्गुमेंट पास किया है, और इस केस में क्या हो रहा है कि जब एक्चुअल पैरामीटर है तो एक्चुअल पैरामीटर के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जब कॉल कर रहे हैं तो दो वैल्यू पास कर रहे हैं 2 और 3। तो इससे क्या होगा, जो 2 है वो ए को रेफर करेगा, 3 बी को रेफर करेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, पोजीशन से पूरा पूरा कंसर्न है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट, जिसमें जो नंबर और पोजीशन दोनों मैच करना जरूरी होता है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम होना चाहिए और उसकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। तो बेसिकली ये पोजिशनल आर्गुमेंट में होता है। नेक्स्ट है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। जब हम लोग बात करते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट की, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट में क्या होता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर यूज्ड व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड विथ fewer argument than there are parameters। कहने का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वैल्यू जो पास करते हैं वो कम वैल्यू पास करते हैं, और जो डेफिनेशन में होती है वहां पर आर्गुमेंट ज्यादा होती है, तो उस केस में हम किसी वैल्यू को डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो फंक्शन डेफिनेशन में स्पेसिफाई की जाती है, ताकि अगर कोई फंक्शन जो है कॉलिंग के दौरान उस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू ना पास करे, तो उस केस में डिफॉल्ट वैल्यू का यूज कर लिया जाता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखें, हमने यहाँ पर एक पावर नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें वैल्यू जो है, एक पैरामीटर है बेस और दूसरा पैरामीटर है एक्सपोनेंट, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने पास कर दी 2। यानी अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू कॉलिंग के टाइम पे नहीं मिलेगी तो बाय डिफॉल्ट एक्सपोनेंट जो होगा वो होगा 2, और अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू पास की जाएगी तो उस केस में क्या होगा कि एक्सपोनेंट का वो वैल्यू यूज होगा जो हम लोग पास करते हैं। रिटर्न बेस डबल स्टार एक्सपोनेंट, यानी बेस टू दी पावर एक्सपोनेंट। तो इस तरह से रिजल्ट कंप्यूट होगा। अब यहाँ पर हम लोग पावर फंक्शन को जब पहली बार कॉल कर रहे हैं तो बेस हम 3 दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पावर की एक्सपोनेंट की वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट एक्सपोनेंट की वैल्यू यहाँ पर 2 यूज हो जाएगा, क्योंकि 2 इसका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। इसी तरह से हम जब दूसरी बार पावर फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल कर रहे हैं, तो उस टाइम में क्या है, बेस की वैल्यू भी 3 है और पावर की वैल्यू जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो 4 है। चूंकि 4 हमने कॉल करने में दे दिया है, इसलिए डिफॉल्ट पैरामीटर जो है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट वो यूज नहीं होगा, और इस केस में क्या है, एक्सपोनेंट की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से डिफॉल्ट आर्गुमेंट काम करता है।
नेक्स्ट है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग पोजिशनल आर्गुमेंट में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट और पोजीशन दोनों मैच करना जरूरी होता है, तो इससे कई बार दिक्कत भी आती है, गलती होने का भी चांस बढ़ जाता है। लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या होता है कि each argument is preceded by a keyword, यानी कि पैरामीटर नेम फॉलोड बाय एन इक्वल साइन। मतलब इस केस में क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी आर्गुमेंट को डिफाइन करते हैं, कॉल करते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि हम लोग बेसिकली उसको किसी पर्टिकुलर वैल्यू से असाइन कर देते हैं इक्वल साइन का यूज करके। द ऑर्डर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट्स डज नॉट मैटर as they are matched to the function parameters based on their name. These arguments provide flexibility to call a function with argument passed in any order. क्योंकि पोजिशनल आर्गुमेंट में क्या होता है, पोजीशन का ध्यान रखना मैंडेटरी होता है, तो उस केस में कीवर्ड आर्गुमेंट हेल्पफुल है। अगर इसकी हम बात करें इस डेफिनेशन की, तो इस केस में क्या है कि ए और बी, ए और बी दो वैल्यू दी गई है और सी की वैल्यू डिफॉल्ट सेट की गई है 0। अब इस केस में क्या हो रहा है, ऐड नाम का फंक्शन है, जब भी वैल्यू रिटर्न करेगा तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी ये वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, ऐसा हमने फंक्शन में डिफाइन किया है। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, इसमें बेसिकली हमने कर दिया है पोजिशनल आर्गुमेंट का यूज। जैसे कि वैल्यू दिया हुआ है 1 और 2, तो 1 2 के केस में क्या है कि 1 तो रेफर करेगा ए को और 2 रेफर करेगा बी को, और सी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट है, तो मतलब इससे जो रिजल्ट कंप्यूट होगा वो होगा 1 प्लस 2 प्लस 0 यानी 3। दूसरी बार में क्या हो रहा है कि ए बी और सी की वैल्यू तीनों हम पास कर रहे हैं, लेकिन कीवर्ड आर्गुमेंट की हेल्प से पास कर रहे हैं। जैसे ए बी और सी तीनों की वैल्यू दे दी है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, और इसका ऑर्डर चेंज भी हो जाए तब भी इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो इससे जो रिजल्ट कैलकुलेट होगा वो होगा 1 2 और 3। 3 डिफॉल्ट इसलिए नहीं यूज होगा क्योंकि c की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 3 असाइन कर दी गई है, तो इस केस में 6 यूज हो जाएगा। अब तीसरी बार जब रिजल्ट 3 में वैल्यू स्टोर हो रहा है, तीसरी बार जब फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उस केस में क्या है, b इक्वल टू 10, यानी b की वैल्यू जो है वो 10 दी जा रही है और a की वैल्यू 2, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट डिफरेंट ऑर्डर है, मतलब b की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 2 है, तो b जो है वो b की वैल्यू को रेफर करेगा और a की वैल्यू को रेफर करेगा। तो बेसिकली जो है कीवर्ड आर्गुमेंट का यही फायदा है कि हमने किसी भी ऑर्डर में इसको डिफाइन कर दिया, और c की वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं, तो c की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू क्या ली जाएगी, 0, यानी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू 0, इससे रिजल्ट आ रहा है 12। तो इस तरह से क्या है, फर्स्ट का आउटपुट 3, सेकंड का 6 और थर्ड का 12, इस तरह से कीवर्ड आर्गुमेंट जो है वो हेल्पफुल है। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है पाइथन मॉड्यूल। In Python, a module is a file containing Python code that defines variables, function and classes. जो मॉड्यूल है वो बेसिकली एक पाइथन कोड है, पाइथन फाइल है, जिसमें बहुत सारे वेरिएबल, फंक्शन और क्लास डिफाइंड होते हैं। मॉड्यूल अलाउज यू टू ऑर्गेनाइज एंड रीयूज द कोड by breaking it into separate file, making it easier to maintain and understand complex program। मतलब मॉड्यूल को की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कम्प्लेक्स कोड को छोटे छोटे पार्ट में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उस कोड को रीयूज कर सकते हैं। Python's standard library comes with a vast collection of built-in modules that covers various functionalities.
जो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है। इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और इसका यूज हम लोग डायरेक्टली किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करके सारे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इफ नीडेड यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन कस्टम मॉड्यूल। जब भी हमें जरूरत होगी तो हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से नया मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं। टू यूज अ मॉड्यूल इन योर पाइथन कोड यू नीड टू इंपोर्ट इट यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। ऑलरेडी हमने मॉड्यूल से रिलेटेड जो है वो 11th का जो सेक्शन वाला सिलेबस था उसमें हमने कवर कर लिया है मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। तो चूंकि ये फंक्शन से रिलेटेड है और फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है वो मॉड्यूल में डिफाइन किया गया है, इसलिए हमने थोड़ा यहाँ पर डिटेल में देख लिया कि मॉड्यूल का मतलब क्या होता है। तो ये फंक्शन का जो चैप्टर है ये बेसिकली हमारा इतना ही था। और नेक्स्ट जो अगला वीडियो होगा वो होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो इस वीडियो को यहीं हम स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।